नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। स्वागत और अभिनंदन। अब तो भाटी जी के साथ अखिलेश यादव ने भी मोहर लगा दी है कि हमारी पार्टी के एक ही सबसे बड़े प्रवक्ता हैं जो अरबों रुपया भाजपा का एक झटके में खत्म करा देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या इन पर मंत्र है, तो हमने कहा आज मंत्र लिया जाए। दो तीन बड़े सवाल है। नहीं, भाटी जी सुलभ हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी काफी दिनों से बढ़ी हुई है। तीन चार बातें बन चुकी थी जिन पर बात करनी थी। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं और 2 खबरें ऐसी हैं कि आगरा में एक महिला 4 साल से अपनी एफआईआर को लेकर चक्कर काट रही थी, उससे थाने में ही एसआई से मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। दूसरे भाटी जी जहां रहते हैं नोएडा में, गाजियाबाद में एक मंदबुद्धि बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, गाजियाबाद जैसे शहर में। और सुबह को बेटी इतनी मंदबुद्धि नहीं थी, वो आत्महत्या भी कर लेती है। अब इन कृत्यों पर और शर्मनाक क्या हो सकता है। 2022 में बड़ी जोर तोर से आए थे अपराध खत्म कर देंगे। कभी कभी होता क्या है कि मीडिया ईमानदारी से अगर खबरें दिखाना शुरू कर दे तो ये सरकार 15 दिन में इस्तीफा दे देगी। मैं बहुत गंभीर और बड़ी बात कह रहा हूं। पुरानी सरकार में या अखिलेश यादव की सरकार में या कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार में कोई भी खबर चलती है, रेप से संबंधित, अपराध से संबंधित, मुख्यमंत्री का फोटो लगा के चलती है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में उस जिले की खबर चलती है, वो उस खबर को तूल देने का काम नहीं करते। अगर ये घटना गाजियाबाद की जगह बंगाल में हो गई होती, कर्नाटक में हो गई होती, तेलंगाना में हो गई होती, हिमाचल में हो गई होती, तो फिर आज खबर का आप रुख देखते क्या होता। इन सब मुद्दों पर जाएंगे। पहले भाटी जी के पास ले जाऊंगा ये ट्वीट। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरी भाजपा इस पर चुनाव आयोग की जगह चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर जवाब दे रही है। अखिलेश यादव जी ने लिखा है, भाटी जी, भाजपा ने पीडीए समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक छीना था। अब पीडीए समाज ने ठाना है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए हटा देगा। ना चलेगी हकमारी, ना चलेगी मतमारी। इस बार पीडीए सरकार हमारी। कुर्मी समाज की वोट डकैती, मौर्य राजभर समाज की वोट डकैती, मडियाडू में वोट डकैती, पाल और केलवंशी समाज के वोट की डकैती। आज पिछड़ों के उत्तर प्रदेश में 2 बड़े चेहरे हुआ करते थे, एक बाबू कल्याण सिंह जी और एक मुलायम सिंह यादव जी। दोनों इस दुनिया में नहीं है। दोनों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात आपसे सवाल के रूप में छोड़ रहा हूं। अखिलेश यादव के पीडीए से घबराई हुई भाजपा ने आज बाबू कल्याण सिंह की जयंती पर एक बड़ा प्रोग्राम बुलाया। कई नेता आए हैं। क्या पीडीए के लोग अब रुख करेंगे बीजेपी की ओर? मिश्रा जी नमस्कार। आपने जो अपने वक्तव्य में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं इसलिए इस बात की प्रशंसा नहीं कर रहा कि हमारे पक्ष में पड़ती हैं वो बातें। मैं इसलिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि किसी भी पत्रकार को आज इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो असली पत्रकार है। आपने एक तो कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को अगर मीडिया ठीक से दिखाने लगे तो ये सरकार 15 दिन नहीं टिक पाएगी। ये सच्चाई है। मैंने ये बात 1 साल पहले एक प्रमुख चैनल के शो में बोली थी। एबीपी न्यूज के शो में, चित्रा त्रिपाठी के शो में मैंने ये बात बोली थी और मेरी खूब बहसा-बहसी इस बात पे हुई थी कि मीडिया सरकार की कमजोरियों को छिपाती है। अगर मीडिया असलियत दिखाने लगे, मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी चैनल हैं, तो सरकार तो जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। दूसरी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बोली कि चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोल रहा है। सच में यही स्थिति है। चुनाव आयोग बीजेपी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है और चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी के जवाब देते हैं, बीजेपी के तरह आरोपित करते हैं विपक्ष को। तो ये वो दोनों बातें बहुत चिंताजनक है। अब जहां तक आपने सवाल किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट का, ये बात हम बार-बार उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। ये अब थोड़ा ज्यादा चर्चा में आई है मीडिया में। 2022 के चुनाव के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में
माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी कि पीडीए समाज के वोट, पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट, और उनमें भी खास तौर से मुस्लिम और यादवों के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं 22 के चुनाव। तो ये चुनाव आयोग ने कहा कि हमें आप सबूत दीजिए। तो हमारी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए, उनका जिक्र अखिलेश जी ने किया है। और जो ये सवाल है कि भाई पीडीए के ही वोट क्यों काटे जा रहे हैं और बीजेपी क्यों घबराई हुई है, ये तो अब सब लोग साफ देख रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि हम बीजेपी को हरा चुके हैं और 10 सीटों पे बेईमानी की गई, वरना हम 47 सीटें जीत रहे थे। तो इस एकजुटता से, पीडीए समाज की एकजुटता से, और पीडीए समाज जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट हुआ, इकट्ठा हुआ है और अपने अधिकार के प्रति सजग हुआ है, जागरूक हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी पार्टी है और धर्म और जाति के आधार पर लोगों को गुमराह करके राजनीतिक लाभ उठाती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, जातिवाद फैलाती है। इस पार्टी का सफाया होना तय हो गया। थोड़े दिन और बचे हैं, थोड़े दिन की बेईमानी और कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पीडीए समाज इतनी एकजुटता के साथ और मजबूती के साथ खड़ा है कि अब इनकी बेईमानी चलने नहीं देगा। आपने कहा कि यादव और मुसलमान, चंद दिन पहले बलिया के एक अधिकारी का एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें खास करके लिखा था लेटर में कि यादव और मुसलमानों के जो पट्टे की जमीन घेरे हुए हैं, उस जमीन को खाली कराया जाए। समाजवादी पार्टी ने क्या उस पर कोई बड़ी पहल की? हालांकि मुख्यमंत्री ने तत्काल मामला समझ गए, मुख्यमंत्री समझ गए कि अगर जो भाषा मैं बोल रहा हूं अधिकारियों ने बोलना शुरू कर दी। लेकिन भाटी जी, आपसे बात करने में अच्छा इसलिए लगता है, आप पत्रकार पेशे से प्रवक्ता बने, तो आप पत्रकार की गरिमा, पत्रकारिता की ताकत सब पहचानते हैं। उस खबर के बाद भी क्या हिंदू मुसलमान के किसी भी मुद्दे पर कहीं भाजपा रुकती दिखाई देती है? जब सरकार के अधिकारियों को पता लग जाए कि मेरा आका यानी मेरा मुख्यमंत्री की मंशा ऐसी है, तो अधिकारी को आप कैसे रोकोगे? आप दिन भर हिंदू मुसलमान करोगे तो वो भी हिंदू मुसलमान करेगा। तो क्या यादव और मुसलमान को उत्तर प्रदेश में रहने का हक नहीं मिलेगा? मेरी बड़ी आपसे गंभीर टिप्पणी है। नहीं, एक तो आप जिस पत्र का जिक्र कर रहे हैं वो किसी एक जिले का मसला नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव ने पत्र लिखा था सभी जिलाधिकारियों को। 75 जिलों को वो पत्र भेजा गया था, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को, कि एलएमसी ग्राम सभा की भूमि पर जो कब्जे हैं मुसलमान और यादवों के, वो हटाए जाएं। पत्र में साफ लिखा हुआ था कि जाति विशेष कोष्ठक में लिखा था यादव और धर्म विशेष कोष्ठक में लिखा था मुस्लिम, वो कब्जे हटाए जाएं। ये बहुत ही चिंताजनक है। ये कानून व्यवस्था और संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है कि कोई अधिकारी ये भाषा लिखे, लेकिन इस स्तर की मानसिकता तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। बहुत माहौल बनाया जाता है, तब इस स्तर की मानसिकता तक अधिकारी पहुंचते हैं। वो संयुक्त सचिव हैं, आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके आए हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं। कोई क्लर्क या कोई चपरासी नहीं है। उस व्यक्ति को अच्छी तरह, उसने भारत का संविधान पढ़ा होगा, भारत का कानून पढ़ा होगा, उसे अपने अधिकारों का अच्छी तरह एहसास होगा। लेकिन हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी पूरे देश में भी बीजेपी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि मुसलमान को गाली देना आजकल सनातन माना जाने लगा है, कि सनातनी वही है जो मुसलमान को गाली देता हो, जो मुसलमान से नफरत करता हो। हिंदू रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जो मस्जिदों के सामने जाके ढोल बजाते हैं और रामनवमी मस्जिद के सामने ही जाके मनाएंगे। और ये पूरे आज जो हर मस्जिद और मजार के नीचे हनुमान और शिव जी को खोज रहे हैं। इन्होंने धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने किया है, जो नफरत को ही धर्म मान बैठे हैं। मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी की एक कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि जाने क्या जादू करते हैं मस्जिद मंदिर वाले लोग, और नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि भोले भाले लोग नफरत को ही धर्म समझने लगे हैं। तो ये संयुक्त सचिव ने पत्र उस समय लिखा जब बाबा रोज जातिवादी टिप्पणियां करते हैं, जब बाबा लखनऊ की उस छेड़छाड़ की घटना पे जो बारिश में पानी के बीच में हुई थी, जब सदन के अंदर खड़े होकर केवल एक जाति और एक धर्म का ही नाम लेते हैं,
मुसलमान और यादवों का ही नाम लेते हैं सदन के अंदर। जब बार बार वो इनके प्रति नफरत और विरोध की भाषा बोलते रहते हैं, तो अधिकारी ने भी सोचा होगा कि हमें शाबाशी मिलेगी। इन्हें तो गाली देना आजकल राष्ट्रीय धर्म हो गया है, मुसलमान और यादव के खिलाफ बोलना। जैसा कि गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है कि हमारे 3 आंतरिक शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो बीजेपी और आरएसएस के लोग मानते हैं कि इनके खिलाफ बोलना कोई खराब बात नहीं है, इन्हें तो कितनी गाली दो हमें शाबाशी मिलेगी। तो उसमें अब इन्होंने नए यादव और जोड़ दिए हैं, ओबीसी और जोड़ दिए हैं, और अब तो पूरा पीडीए ही जोड़ दिया। अब तो पीडीए समाज को नहीं गाली नहीं, देना, उनके हक ये बात मारना। से हम आपसे थोड़ा सा सहमत हैं। हरियाणा का तो यादव हिंदू है, राजस्थान का यादव हिंदू है, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव की बात जिक्र करो आप। वो दोनों यादव तो इनको सत्ता में लाए हुए हैं, वो कहते हैं वहां के यादव बहुत बढ़िया है, मध्य प्रदेश का यादव बहुत बढ़िया है। क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव ने थोड़ा सा कमलनाथ से हौच पौच में वो चुनाव गड़बड़ा गया, वरना समाजवादी पार्टी के पास 4-5 सदस्य, हमेशा 6 सदस्य रहते थे। लेकिन इस सब के बावजूद आज बड़ा पिछड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका बड़ा रूप दिया गया था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, बाबू कल्याण सिंह की नहीं, जयंती पर पीडीए को जोड़ने के लिए। मैं मिश्रा जी थोड़ा सा आपको और बता दूं थोड़ा सा कि 1990 में जब मंडल लागू किया था वीपी सिंह की सरकार ने, तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय बहुत उथल पुथल थी, और संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े वर्ग के सांसद थे, जिनमें उमा भारती का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। उमा भारती उस समय संसद में थी, और एक वो थे, एक राजपूत साहब थे यूपी के, मतलब राजपूत गंगाचरण लिखते थे नाम, है गंगाचरण राजपूत। गंगाचरण राजपूत। गंगाचरण राजपूत वो भी ओबीसी हैं, वो भी लोकसभा में थे। और ऐसे कई और चेहरे थे जिन्होंने वहां तालियां बजाई थी, और उमा भारती तो खड़े होकर नाचने लगी थी कि बहुत अच्छा निर्णय लिया वीपी सिंह जी ने, और उमा भारती के आंसू निकल आए थे। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग करके मंथन किया कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो हमारी तो पार्टी टूट जाएगी, ओबीसी सांसद सारे उधर चले जाएंगे। और तब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सोच समझ के ये अयोध्या मामले की योजना बनाई थी कि इसे धर्म का रूप दे दिया जाए, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाए। और आडवाणी जी ने यह योजना बनाई कि सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालनी है। मुझे याद नहीं पड़ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देख रहा था किसी वरिष्ठ नेता का, उन्होंने ये बोला कि मैंने आडवाणी जी को टोका था कि आडवाणी जी आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, वो जो वो हैं सुहासिनी अली। सुहासिनी अली जो कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद रही, सुहासिनी अली भी उस समय संसद में थी। सुहासिनी अली एक इंटरव्यू में कह रही थी, एक यूट्यूब पर इंटरव्यू में, कि मैंने आडवाणी जी को टोका कि आडवाणी जी आप क्या कर रहे हैं, तो देश तोड़ने वाला कदम होगा। तो आडवाणी जी ने पलट कर कहा, क्या तो आपने अपनी पार्टी टूट जाने दें क्या। जो सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा थी वो पार्टी को टूटने से बचाने के लिए थी। तो ये इस यही स्थिति थी। और उसके बाद आप ये भी ध्यान करें कि अयोध्या आंदोलन में जो सबसे आगे थे सारे भी ओबीसी के लोग थे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे रितंबरा हो, चाहे कल्याण सिंह हो, सारे ओबीसी के लोग इसमें आगे थे। और इन्होंने मस्जिद तोड़ी, इनके खिलाफ मुकदमे हुए, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इन सारे के सारों को लात मार के बाहर निकाल दिया गया। उमा भारती को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, कल्याण सिंह को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। विनय कटियार का किसी को पता ही नहीं है कि अयोध्या आंदोलन के बाद वो कहाँ गए। रितंबरा ने अपना आश्रम खोल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी, आप ये कहने लगोगे धनखड़ साहब कहाँ चले गए, पिछड़े समुदाय से वो भी आते हैं, अब आप ये कहने लगोगे? जी जी, अब आप कहने लगोगे धनखड़ साहब 1 महीना से पता नहीं है इस्तीफा देने के बाद, आज सदन का समापन भी हो गया। नहीं, वो तो खैर एक अलग विषय है, विषयांतर हो जाएगा। वरना सवाल तो ये भी बनता है कि देश के उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, यानी वो बीमार थे, और उस व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए बीजेपी का एक चपरासी तक नहीं गया क्या जी आपका स्वास्थ्य कैसा, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपने पद छोड़ा है। सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री तो छोड़ो, एक चपरासी तक उनका हालचाल पूछने नहीं गया। तो सवाल तो ये भी अपनी जगह जायज है। और कल्याण सिंह को इतना अपमानित किया गया था बीजेपी में
ब्राह्मण लॉबी के द्वारा, कलराज मिश्रा और वो लालजी टंडन की लॉबी के द्वारा, इतना, और केसीनाथ त्रिपाठी, ये तीन बड़े चेहरे होते थे उस समय। इन तीनों के द्वारा इतना अपमानित किया गया था कि कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी के साथ आए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ आए, और ये शपथ ली थी सार्वजनिक रूप से मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं बीजेपी को खत्म करके मानूंगा, इसको नेस्तनाबूद करके मानूंगा। मैंने बीजेपी को आगे बढ़ाया, मैंने बीजेपी को ताकत दी है, और मैं इस बीजेपी को खत्म करूंगा। और उमा भारती भी, आपको याद होगा अगर आपने वो सीन देखा हो, कि अडवाणी को उल्टा सीधा कहते हुए भरी सभा से छोड़ के भागी थी। तो इन्होंने पिछड़े वर्गों का, दलितों का दुरुपयोग किया है, उनका प्रयोग किया है, उन्हें फिर अपमानित किया है, उन्हें लात मारी है। तो कल्याण सिंह के प्रति कोई बहुत सम्मान बीजेपी के लोगों में नहीं रहता है। मजबूरी में उनके पुण्यतिथि वगैरह मना लेते हैं, कभी फोटो लगा लेते हैं, जैसे मजबूरी में ये बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाते हैं कि दलित वोट छिटक जाएगा। उसी तरह पिछड़े वर्ग के कुछ वोटों को संभालने के लिए कल्याण सिंह का नाम कभी कभी ले लेते हैं, वरना ये पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी। भाटी जी, एक और ट्वीट एक्स पर पोस्ट है अखिलेश यादव जी की, बड़ी गंभीर पोस्ट है, और इस पोस्ट से बहुत कुछ प्रभाव भी दिख रहा है। ये पोस्ट थी, हक का गणित, जिसको बड़ी चर्चा हो रही थी कि 18,000, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 18,000 एफिडेविट दिए, 14 का जवाब मिला 2 साल में, तो अभी 17,986 बचे हैं। चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक, सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा, चुनाव आयोग और जिलाधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से 14 शपथ पत्रों के बारे में ही बता पाई, वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। 18,000 हल्फनामों में से 14 को भी कम कर दें तो 17,986 का हिसाब बाकी है। यही हक का गणित है। न चलेगी हकमारी न मतमारी, इस बार पीडीए की सरकार हमारी। अगर आपने अखिलेश जी की बात को समझें तो ये 17,986 का तो कई वर्ष लग जाएंगे जवाब देने में, अभी तो 14 का मिला 2 बार 3 वर्ष में। नहीं, मैंने जब वो राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े जब बताए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये कहा था कि चुनाव आयोग ने हमें 6 फुट ऊंचे कागजात दे दिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दी, वरना तो हम कुछ मिनटों में ये सारी समीक्षा कर लेते। हमें उस 6 फुट ऊंचे कागजों को छांटने में, उनमें मिलान करने में 6 महीने का समय लगा। तो मैंने उस समय एक ट्वीट किया था कि देश में 4,500 कुछ विधानसभाएं हैं, अगर ये एक विधानसभा में 6 महीने का टाइम लगेगा तो 2000 साल चाहिए पूरे उसको, पूरी विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए 2000 साल चाहिए। तो वही लगभग आप ये ट्वीट पे लागू होता है। अब आपने जो अखिलेश यादव जी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया और पूरा पढ़ के सुना दिया, तो आपके दर्शकों की समझ में पूरा आ गया। मैं इसमें एक और दूसरा विषय जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से मिला लखनऊ में जाकर, और उनसे कहा कि उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल तो लगते नहीं है, आम चुनाव में तो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, लोकल पुलिस ही चुनाव कराती है, और लोकल पुलिस सरकार के दबाव में रहती है। तो हमारे लोगों ने कहा कि वहां बूथों के ऊपर पुलिस आईडी चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को वापस लौटा देती है। हर बूथ के बाहर खड़े होकर पुलिस वाले आईडी चेक करने लगते हैं और वापस भेज देते हैं, इससे मतदान कम होता है। और ये उस पहले रामपुर विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, वो मात्र 22% या कितना मतदान हुआ था, उससे साबित भी था। तो चुनाव आयुक्त ने बाकायदा एक पत्र लिख के सारे जिलाधिकारियों को, जहां जहां उपचुनाव थे 9 सीटों पर, ये कहा कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, ये काम मतदान कर्मियों को करना है, तो पुलिस कहीं आईडी चेक ना करे। उसके बाद भी हर बूथ से वो आए, वीडियो आए, बहुत सारे सैकड़ों बूथों के वीडियो आए जो सोशल मीडिया में घूमते रहे, और हमने इकट्ठे करके हमने चुनाव आयुक्त को दिए कि ये देखो, खड़े होकर सब इंस्पेक्टर सीओ लेवल के आदमी आईडी चेक कर रहे थे, मतदाताओं को लाठी मार मार के वापस भगा रहे थे। उसके बाद चुनाव आयुक्त ने एक इंस्पेक्टर और 2-3 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड किए।
तो हमने तो सैकड़ों वीडियो दिए थे और शिकायत तो सैकड़ों बूथों की थी, तो 3-4 को सस्पेंड करके आपने अपने कर्तव्य की इतनी सिर समझ ली। वही वही बात इसमें अखिलेश जी के ट्वीट में है कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे, आपने मात्र 41 में कार्रवाई की है, तो बाकी की कार्रवाई जी 14 पर 14 सॉरी उल्टा हो गया, 4 और 1 14 पर कार्रवाई की है आपने। तो ये तो सवाल उठता है, देखिए बहुत चिंताजनक बात है। चुनाव आयोग को तो बहुत निष्पक्ष रहना चाहिए। मिश्रा जी, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं, पत्रकारों में भी बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ, लेकिन अच्छे पत्रकार कम हैं, और आपकी गिनती उनमें है। देखिए, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। अगर चुनाव आयोग ये नहीं करा पा रहा, चुनाव आयोग ही धांधली में शामिल है, तो लोकतंत्र की तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, लोकतंत्र का तो खत्म हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और हर जागरूक नागरिक को, ये केवल राजनीतिक दलों का या केवल विपक्ष की पार्टियों का जिम्मेदारी नहीं है, ये हर जागरूक नागरिक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और पत्रकारों को तो बढ़ चढ़ के उठानी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों के कंधों पर होती है। अगर मीडिया बोलना बंद कर देगा, मीडिया सच बोलना बंद कर देगा, सच दिखाना बंद कर देगा, तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। भाटी जी, अब लोकतंत्र बचे या न बचे, न लोक बचाए न तंत्र बचाए, और लोक और तंत्र का जो कॉम्बिनेशन है, जो संधि विच्छेद करके जब हमने इकट्ठा किया, लोकतंत्र के शब्द का निर्माण हुआ, तो उसका मतलब है कि आम जनमानस की आवाज समाज में उसी तरीके से गूंजती रहे जैसे हम निर्विवादित बातें पटल पर रखते हैं। अब आदमी की आवाज गूंजती कहां है? अभी हम आपसे पूछने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर बड़ा जोर शोर होता है, रोज एनकाउंटर होते हैं, अखबार भरे पड़े हैं, एक भी दिन खाली नहीं है। आज मैं देख रहा था कि आगरा में सब इंस्पेक्टर से महिला मारपीट हो रही है, और वो कह रही कि 4 साल से चक्कर काट रही हूं। गाजियाबाद में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, शर्म लिहाज से उस बेटी ने अपनी जान दे दी, परिवार की इज्जत लुट गई। हमारे यहां हम कहते हैं कि हमारी बहन बेटी ही हमारी इज्जत आबरू है। हमारा एक सबका कथन होता है, हमारी बहन बेटी की इज्जत चली गई तो हमारा सब कुछ चला गया, और वो इज्जत चली गई और वो बेटी शर्म से बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उस बेटी ने जान दे दी। अभी आपने 2 महीने पहले एक खबर नोएडा में देखी थी कि एक बेटी को 2 को नोएडा से बिठाते हैं, बागपत तक ले जाते हैं, मेरठ ले जाते हैं, पूरे रोड पर उसको घुमाते हैं, एक की जान ले लेते हैं और एक को फेंकते हैं खुर्जा पे ले जाके। सरेआम रोड पर कृत्य होता रहता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो पुलिस का और सरकार का भय समाज में बिल्कुल बचा नहीं है, और ये कब नहीं बचता है? जब इकबाल, पुलिस अपराध रोकने में तभी सक्षम होती है जब पुलिस का इकबाल काम करता है। इकबाल कमजोर पड़ गया। इकबाल क्यों कमजोर पड़ा, ये सरकार ही बता सकती है। विपक्ष में आप हो तो मेरा सवाल आपसे बनता है, क्योंकि अब मिनिस्ट्री में आप जाते हो, वहां दिन भर सवाल सुनते हो, तो मैंने कहा आज मैं भी पूछ लूं। वहां तो सवाल ही आपसे किया जाता है कि बताइए अखिलेश यादव तब क्यों खामोश रहे? जिस दिन सवाल सरकार से होने लगेगा भाटी जी, 3 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था पूरे देश की सुदृढ़ हो जाएगी। नहीं, इकबाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल योगी आदित्यनाथ ने बर्बाद किया है। जब राजनीतिक लोग पुलिस का दुरुपयोग अपने हित में करने लगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने लगे, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है। जब ये उत्तर प्रदेश में अब ये हो रहा है कि पुलिस को एक तरफ तो खुली छूट दे रखी है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करे, कहीं लूट करे, कहीं कुछ करे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे जगह बीजेपी के नेता पुलिस के अधिकारियों को धमकाते हुए, उनके ऊपर जूते चप्पल चलाते हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस का इकबाल तो इसलिए खत्म हुआ। ईमानदार पुलिस के अफसर आज नौकरी करने में बहुत झिझक महसूस कर रहे हैं। पुलिस में बहुत ईमानदार लोग हैं, पुलिस में बहुत कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, लेकिन उनके हाथ बांध रखे हैं, भ्रष्ट लोगों की मौज आई हुई है। और ये बात जो आप अभी बेटियों की घटना सुना रहे थे, 2 बेटियों का अपहरण हुआ, 2 महीने पहले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी घटनाएं रोजाना उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोई दिन नहीं बचता है जिस दिन ऐसी घटनाएं न होती। और मिश्रा जी, अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अपनी उपलब्धियां बताई थी।
तो उसमें उन्होंने एक उपलब्धि ये भी बताई थी कि 2017 से अब तक जो 8 साल के कार्यकाल में लगभग 7500 उन्होंने बताई थी, 7500 के करीब मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये बताया था उन्होंने, और ये भी बताया था कि 208 अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो मैंने एक सवाल उस समय किया था, मैं आपके शो में आज भी करना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे एक सवाल किया था कि डीजीपी बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल के अंदर 7500 के करीब मुठभेड़ हुई हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि योगी जी का शासन जो है वो लगभग 2500 दिन का है, 2500 दिन का। तो 2500 दिन में 7500 मुठभेड़, यानी रोजाना 3 मुठभेड़, एक दिन में 3 मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब होता है कि अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। तो आप ये बताइए कि जिस प्रदेश में गुंडे इतने, उनका मनोबल बढ़ा हुआ हो बदमाशों का, कि 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हों, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था को संतोषजनक कह सकते हैं? ये तो खुद डीजीपी कह रहे हैं कि 3 बदमाश रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेलों के अंदर हैं, अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। दूसरी तरफ पुलिस के आंकड़े कहते हैं, सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 3 बदमाश रोजाना पुलिस के ऊपर फायर झोंक रहे हैं। तो ये तो जंगल राज है। इन्हें शर्म आनी चाहिए शासन में बैठे लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को। तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं मिश्रा जी, सच्चाई तो यही है। और जो एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, अभी तो और स्थिति खराब हो गई होगी, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो ये बताती है हमें कि उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर और 11 रेप रोजाना होते हैं। 24 घंटे के अंदर 10 मर्डर होते हैं रोजाना और 11 रेप होते हैं। उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब। भट्टी जी, अपराध का एक बड़ा सा ढोल बताया, उसे खूब बजाया, और उस ढोल को सार्वजनिक करने में मीडिया ने एक बड़ा रोल निभाया। जो ये आंकड़े हैं 7500, ये 3 मुठभेड़ के रोज के आंकड़े बनते हैं। और 3 मुठभेड़ के बाद भी अगर प्रदेश में अपराध पनप रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो फिर क्या रोज 75 मुठभेड़ करके भी अपराध रोक पाओगे? मैं फिर वही कह रहा हूं कि पुलिस का इकबाल रोकता है, इकबाल गिर रहा है। जब दरोगा से बदतमीजी, बीजेपी का नेता कानपुर में गाड़ी में से मुलजिम छीन लेगा, दरोगा को कोई थाने में बैठ के गाली देगा, फोन पर उसे बदतमीजी से बात करेगा, पुलिस रिस्क क्यों लेगी? और पुलिस को पता है कि एक मुसलमान लाएंगे, एक यादव लाएंगे, हम फायरिंग करके उसके गोड़ में गोली मार देंगे, हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, सरकार खुश हो जाएगी। तो पुलिस भी जमीन पर मेहनत क्यों करे? पुलिस भी जमीन पर मेहनत क्यों करे? और भाटी जी, अपराध बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है, उस पर अभी सब जिक्र नहीं कर रहे। अपराध बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है बेरोजगारी, आदमी के हाथ में पैसा ना होना। जब बच्चे घर में भूखे होते हैं तो बाप उनको तड़पता नहीं देखेगा, वो अपराध कारित करेगा। उन बच्चों के लिए भोजन की तलाश में चोरी, छिनैती, उठाईगिरी, जो कुछ उसे मिलेगा वो करेगा। रोजगार खत्म हो चुका है प्रदेश से, सारे काम खत्म हो चुके हैं। आप देख रहे हो यूरिया की लाइन में लाठी चल रही है, महिलाएं खड़ी हैं, बरसात में भीग रही हैं, और हम किसानों को 2000 रुपया सम्मान निधि देकर उनके आंसू पहुंच रहे हैं, गरीबों को राशन देकर हम आंसू पहुंच रहे हैं। लेकिन ये गरीब तबका, अगड़ा पिछड़ा जो भी गरीब है, वो ये नहीं आज भी सवाल कर रहा है कि मेरे बच्चे का रोजगार का जो हिस्सा बांटा जा रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं हुई, रोज प्रमाण पत्र बंटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बार बार सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष का बड़ा ऐलान किया था 2013-14 में, 22 करोड़ रोजगार होता है। वो मुझे 2 करोड़ रोजगार के आंकड़े 11 वर्ष में प्रस्तुत कर दे, मैं कभी रोजगार का सवाल नहीं उठाऊंगा। वो बता दें कि मैंने जो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कहा था कि आवारा पशु मेरी जिम्मेदारी है, सैकड़ों की तादाद में किसानों की जान चली गई, मैं कभी सवाल नहीं करूंगा। उनका वीडियो मेरे कानों में गूंजता है कि शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है 2008 का,
2018 का क्षमा चाहेंगे। आज 8,000 के आसपास शिक्षा मित्रों का आंकड़ा है, उनकी जान चली गई, 1 रुपया नहीं बढ़ा। 27,000 अनुदेशक, काम सबको चाहिए, सबसे ज्यादा काम करते हैं, मजदूरी के बराबर वेतन नहीं मिलता है। अपराध कैसे रुकेगा? भाटी जी, मेरा सीधा सवाल है। बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, अपराध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। मिश्रा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप सच में वो सवाल उठा रहे हैं जो एक सजग पत्रकार को उठाने चाहिए, और आपने बहुत अच्छे आंकड़े और बहुत अच्छी बातें रखी हैं, और ये जिम्मेदारी, ये धर्म बनता है किसी भी पत्रकार का। लेकिन मैं आपके आंकड़ों में एक आंकड़ा जोड़ना चाहता हूं कि जो एक लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया इंडिया का, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का आया वो बहुत भयावह है, बहुत डराने वाला है। भारत के 1% लोगों के पास भारत की 73% प्रॉपर्टी है, 73% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास, और भारत के 99% लोगों के पास 27% प्रॉपर्टी। जब इतनी असमानता होती है, जब इतनी आर्थिक भारत की समस्या गरीबी नहीं है, मैं बहुत बार बोलता हूँ उसमें, भाषणों में भी और टीवी चैनल पर भी। कई लोगों की समझ में नहीं आती कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या असमान वितरण है धन का। अगर धन का समान वितरण कर दिया जाए, भारत की गरीबी 1 घंटे में दूर हो जाएगी। भारत में कोई गरीब बचेगा ही नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दबाए बैठे हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ये भारत की समस्या है। 1% लोग 73% प्रॉपर्टी दबाए बैठे हैं, और 99% 27% में गुजारा कर रहे हैं। उन 99% में भी जो नीचे के 50% है, उनकी तो जेब खाली है कतई। हालत ये है कि आदमी का किसी गरीब का बच्चा बीमार हो जाए, वो उसका इलाज नहीं करा सकता। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और प्राइवेट अस्पताल बिना 1 लाख रुपए के एडमिट ही नहीं करते हैं। बुरे हाल हो रहे हैं, लोगों के बच्चे अस्पताल के गेट पर दम तोड़ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये अराजकता तो देश में आने वाले समय में आनी है, अगर इस स्थिति को रोका नहीं गया, और अगर इन्हें ये धन की लूट रोकी नहीं गई। और इसमें वर्तमान सरकार पूरा सहयोग कर रही है। वर्तमान सरकार गरीबों के वोट लेकर अमीरों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और कुछ पूंजीपतियों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी स्याह सफेद करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरफ 82 करोड़ लोगों को, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो सड़े गेहूं के लिए राशन की लाइन में लगना पड़ता है हर महीने, और एक तरफ कुछ घराने वो हैं जो 2-2 हजार करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं। तो इस देश में अराजकता तो आनी है अगर ये स्थिति रही तो। अपराध तो अभी और बढ़ेंगे, अभी लड़ाई झगड़े तो और ज्यादा बढ़ेंगे अगर ये आर्थिक स्थिति न संभाली गई, अगर सरकार को होश नहीं आया और सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग न की कि कम से कम सक्षम लोगों से लेके कुछ धन गरीब लोगों की जेब में डाला जाए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की, या सिस्टम को नहीं बदला, लोगों को रोजगार नहीं दिए। अब देखिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पाठशाला बंद की जा रही है, मधुशाला खोली जा रही है। अब बिना पढ़ा लिखा आदमी जाके शराब पिएगा तो वो क्या करेगा? झगड़े फसादी तो करेगा, चोरी चकारी करेगा, और क्या करेगा? लोगों को पढ़ा के काम पर लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उल्टा काम कर रही है, लोगों को अनपढ़ रख के बेरोजगार बना रही है और उन्हें शराब पिलाना सिखा रही है। 27,000 शराब की नई दुकानें खोली गई हैं उत्तर प्रदेश में, और लगभग 20,000 स्कूल बंद किए गए, मदरसे बंद किए, पाठशालाएं बंद की गई हैं, प्राथमिक पाठशालाएं, राजकीय प्राथमिक पाठशाला। तो ये स्थितियां खराब हैं, और मैं आपको दोबारा फिर प्रणाम करता हूं शिव कुमार मिश्रा जी, कि पत्रकारों ने ये सवाल उठाने बंद कर दिए हैं। आप जैसे लोग बचे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत शुभ है, और हम जैसे लोगों को तसल्ली होती है कि हमारे कुछ भाई बचे हैं जो देश के लिए बोल रहे हैं। भाटी जी, आज एक ऐसी खबर आई थी कि एक बीएसए गोंडा के हैं पूर्व, जिनके खिलाफ आज कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक महिला शिक्षक 26 महिला शिक्षकों का वेतन ले रही थी, एक के नाम 26 तनख्वाह जा रही थी। अगर उन 26 लोगों को नौकरी मिली होती तो 26 परिवार चलते। आज मैंने इस पर पूरा प्रोग्राम किया है 10 मिनट का। खबर आपको नहीं मिलेगी, ढूंढ के लानी पड़ती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार घबरा कर, हमारा पुराना चैनल
रिम्यू करा दिया है, जिसको लेकर हम 1-2 दिन में कोर्ट जा रहे हैं। हमने अभी नोटिस दिया है उन्हें। लेकिन लोगों का प्यार है, यहां जुड़ना शुरू हो गए, यहां देखना शुरू कर दिए। इसे बने हुए आज 15 दिन हुए हैं, 1 लाख लोग रोज देख रहे हैं। तो सच को ढूंढ लेंगे लोग, कहां तक रोकोगे? हाँ, रुक जाएगी आवाज, हमारा कुछ इंतजाम कर दो तो रुक जाएगी। अब आपने प्रलोभन दिए, लोग भेजे तो नहीं रुके। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं। कल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो मैं उनसे भी ऐसे ही सवाल करता था। मेरी पुरानी खबरें देखो, और मेरी सारी खबरें बीजेपी के नेताओं के बॉल पर मिलेंगी 2017 तक। 2017 तक से मैं खराब हो गया कि मैं अखिलेश यादव से सवाल नहीं करता। अब अखिलेश यादव विपक्ष में, क्या करेंगे अखिलेश यादव? क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक बिटिया का इलाज मैंने उनसे परसों तरसों कहा तो उन्होंने बिटिया का इलाज कराया है। अभी 10 दिन पहले पीजीआई में भर्ती है, 10 लाख के लगभग खर्च आ चुका है। उसमें भी हम पर ब्लेम लगा दिया कि आपने यादवों की बेटी थी इसलिए अखिलेश से मदद करा दी। अरे भैया, मैंने सबको लिखा था ट्विटर पर, अखिलेश यादव को टैग करके लिख दिया। उन्होंने तत्काल राजीव राय, तत्काल आनंद भदौरिया को लगा दिया। वो लोग उस बेटी को मिल गए। कल वो बेटी की मां का फोन आया तो भाटी जी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोना नहीं रुक रही थी। वो कह रही थी सर आपकी देन है इस बेटी का। मैंने कहा प्रभु की कृपा है, मेरे में कुछ दम नहीं है। मैं अपना ही नहीं चला पा रहा हूं तो तुम्हारा क्या चलाऊंगा? मुझे तो अपना पल पल जीना मुश्किल लगता है। हर समय लगता है कि मैं किसके साए में जी रहा हूं। भाटी जी, इतना प्रत्येक नागरिक को कष्ट है जो सवाल करेगा। वो सवाल करने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा ये वो खुद तय करेगा। सवाल करने वाला तो कुछ कर भी नहीं सकता है, वो हर समय तलवार की धार पर रहता है, सबकी निगाह में रहता है। मैं बड़ी ताकत से आपसे एक बस अंतिम सवाल करूंगा क्योंकि समय हो चुका है, आपका प्रोग्राम दूसरा होगा। मुझे दूसरे शो में बैठना है, 6 बजने जा रहे हैं, तो कृपया नहीं, बस अंतिम 1 मिनट लूंगा आपसे कि इस सब के बावजूद प्रदेश को बचाया कैसे जाए, देश को बचाया कैसे जाए? नहीं, उसका जो ताना बाना है वो अखिलेश यादव जी ने बुन दिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि आज देश और प्रदेश बहुत संकट में है। इस संकट से उबारने के लिए उत्तर प्रदेश में 27वें विधानसभा चुनाव होना है। आप अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत कीजिए, समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, फिर हम इन सारी बुराइयों को दूर करेंगे। हम सरकारी शिक्षा को बहुत बढ़िया तरीके से सुधारेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बढ़िया करेंगे। और अखिलेश जी ने पिछली बार भी प्रयास किए थे, पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें अब की बार दूर किया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने किसानों को सिंचाई फ्री की थी, अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवाएं दी थी उत्तर प्रदेश को, अखिलेश यादव जी ने 100 डायल दी थी, 5 शहरों में मेट्रो चलाई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा की थी कि मैं भी मेट्रो चलाऊंगा, गोरखपुर भी उनमें शामिल था। आज तक गोरखपुर में शुरू नहीं हो पाया, काम शुरू नहीं हो पाया, चलनी तो बहुत दूर की बात है। तो ये लोग और जो ये सड़कें बना रहे हैं वो सड़कें साथ के साथ टूटती जा रही हैं। जो 2 एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाए हैं अभी, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे, उन पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ 303 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए की लागत में बनाया। और योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मात्र 91 किलोमीटर 7200 करोड़ की लागत में बनाया है। तो अखिलेश जी के एक्सप्रेस हाईवे की लागत 40 करोड़ पर किलोमीटर है, योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेसवे की लागत 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो ये कहां जा रहा है पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जनता को ये सवाल पूछने हैं, समझने हैं, और इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। यही समस्या का हल है। चलिए भाटी जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा मैं कि इस देश के जनमानस को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप जागते हुए सोने का नाटक कर रहे हो, इस नाटक से बाहर आना पड़ेगा और अपनी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा, जो आपको बार बार मौका मिलता है। वरना फिर स्कूल बंद होते रहेंगे, शराब की दुकानें खुलती रहेंगी और 45 करोड़ रुपया, एक और भाटी जी को क्लू दे दूं कि 45 करोड़ रुपया गोरखपुर जनपद में मंदिरों के निर्माण के लिए दिया गया है। स्कूलों के लिए धन नहीं है, स्कूल बंद किए जाएंगे। अब आपको तय करना है कि अगला काम कैसे हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।